गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिर से प्रतियोगिता दर्पण अक्टूबर महीना का राष्ट्रीय सेक्शन का आगे का जो टॉपिक है, आगे का जो बॉक्स बना हुआ है उसका एनालिसिस करेंगे। आई होप जो हम लोग कल क्लास किए हैं उसको आप लोग पढ़ लिए होंगे। उसको ऑब्जेक्टिव क्लास भी किए थे, क्योंकि एक नया सीरीज चालू किया, जैसा कि आपको पता ही है कि एक डिटेलिंग क्लास रहेगा और एक ऑब्जेक्टिव क्लास रहेगा, ताकि आने वाला एग्ज़ाम जो बिहार दरोगा है, बिहार एसएससी है, झारखंड एसएससी है, बिहार टीचर है और बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो सब में आप लोगों का काम पूरा हो जाए और आपको कम मेहनत में अधिक से अधिक नंबर प्राप्त हो जाए, है ना। तो अक्टूबर महीना का देख लीजिए, राष्ट्रीय का ये दूसरा वॉल्यूम है और इसका हम लोग डिटेलिंग करेंगे और इसके बाद हम लोग फिर इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। जितना डिटेलिंग करेंगे ना उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे। इससे क्या होगा कि आपको समझ भी डेवलप हो जाएगा और क्या हो जाएगा कि आप लोग को जो मेन फैक्ट है वो आप लोग को याद भी हो जाएगा। तो बस चालू कर देते हैं हम लोग। चलिए तो फिर पहला है, यूपी में सभी स्तर पर शिक्षकों की नियुक्तियों के लिए अब शिक्षा सेवा चयन आयोग हेतु विधेयक, है ना। कि यूपी में अब हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है कि जो टीचर बहाली जो होगा, टीचर का जो वैकेंसी जो पूरा किया जाएगा, भरा जाएगा, उसके लिए एक बोर्ड का स्थापना किया जा रहा है, गठन किया जा रहा है। अभी तो टीचर का वैकेंसी का भी बहुत ज़्यादा ही माहौल बना हुआ है, बिहार में तो बहुत ज़्यादा, उत्तर प्रदेश में भी माहौल बन रहा है। तो इसके लिए क्या हो रहा है ना कि एक शिक्षक चयन बोर्ड का ही गठन किया जा रहा है और वो चयन बोर्ड क्या करेगा कि बेसिक शिक्षा से लेकर, बेसिक मतलब जो बच्चों का शिक्षा होता है प्राइमरी, बेसिक शिक्षा से लेकर उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए जो टीचर का चयन होगा वो चयन इसी बोर्ड के माध्यम से होगा, ठीक है। इसी बोर्ड के चयन के माध्यम से होगा, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं हम लोग। इसका नाम रहेगा, जो बोर्ड रहेगा शिक्षा सेवा चयन आयोग, इसका नाम रहेगा उत्तर प्रदेश यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग, ठीक है। इसका काम क्या है? इसका काम है शिक्षकों की नियुक्ति। कैसा शिक्षकों की नियुक्ति? तो बेसिक शिक्षा से लेकर उच्च स्तरीय शिक्षा के जो शिक्षक होंगे उनका नियुक्ति करना। ये एक निगमित निकाय होगा, निगमित निकाय या आयोग, बोलिए आयोग होगा। यानी कि क्या? कॉर्पोरेट बॉडी। कॉर्पोरेट बॉडी क्या होता है? कॉर्पोरेट बॉडी पर आप चाहे तो केस कर सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉडी चाहे तो आप पर केस कर सकता है ना। एक तरह से एक निगमित इकाई बन जाता है वो। तो एक निगमित इकाई रहेगा, इसमें एक अध्यक्ष रहेंगे और 12 उनके सदस्य रहेंगे। एक अध्यक्ष और 12 सदस्य, ठीक है। 3 वर्ष का कार्यकाल रहेगा, 3 वर्ष का कार्यकाल रहेगा या 65 वर्ष आयु जो हो जाए। 65 के बाद नहीं रह सकते हैं, यानी 65 वर्ष आयु तक रह सकते हैं या इनका कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा। यही यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग बोर्ड का विशेषता है। इसको आप अच्छा जान लीजिए। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट लोग क्या करते हैं कि यूपी का भी एग्जाम भरते हैं। यूपी का आपको आरओ का एग्जाम होता है जिसको कहते हैं रिव्यू ऑफिसर, है ना। यूपी पीएससी में भरते हैं, तो इसके लिए आप जान लीजिए, काम देगा इसमें। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, बिहार में जाति जनगणना का कार्य पूर्ण, ये बहुत ही चर्चा का विषय बिहार में कि जाति जनगणना का कार्य पूर्ण हो गया है ना। और अब तो 2 अक्टूबर को जाति जनगणना का जो रिपोर्ट था वो भी सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया, यानी कल परसों। तो ये मैगजीन जो है थोड़ा पुराना न्यूज़ को कवर कर रहा है, यानी 1 महीना पहले का न्यूज़ है। तो इसमें रिपोर्ट के बारे में जिक्र नहीं किया है, रिपोर्ट तो कल ही आया है। तो इसको हम लोग समझ जाते हैं कि ये जो जाति जनगणना है वो बिहार में 7 जनवरी से शुरू किया गया है। 7 जनवरी से शुरू किया गया है, पूरा किया गया अगस्त में। लेकिन जब 2 चरणों में काम हुआ है, 2 चरणों में, याद रखिएगा 2 चरणों में काम हुआ है। लेकिन जब शुरू हुआ
तो शुरू होने के बाद इस पर केस मुकदमा भी चालू हुआ। बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारे संस्था, जो सरकार, बिहार सरकार जाति जनगणना करवा रही है उसके विरुद्ध में जाकर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दिया और इसको रुकवाने का मांग करने लगे। उनका मुख्य आधार था, विरोध का मुख्य आधार था कि जनगणना का कार्य करवाने का अधिकार केवल किसको होता है? केंद्र सरकार को होता है। और वो मान रहे थे कि बिहार सरकार जाति के नाम पर वो जनगणना करवा रही है, यानी केंद्र सरकार का कार्य खुद कर ले रही है ना। इस आधार पर वो हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने जनगणना का कार्य पर रोक लगवा दिया, लेकिन बाद में 1 अगस्त को हाई कोर्ट ने फिर से जनगणना का कार्य को शुरू करने का आदेश दिया और जितने भी याचिका इस जाति जनगणना के विरुद्ध में हाई कोर्ट में दायर किए गए थे, सभी के सभी याचिका को निरस्त कर दिया और फिर से जाति जनगणना का कार्य शुरू हुआ और ये अगस्त में पूरा हो गया। और अभी अक्टूबर यानी 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर जाति जनगणना की रिपोर्ट बिहार सरकार के द्वारा क्या किया गया? जारी कर दिया गया। अब हम लोग को पता चल गया कि कौन सा जाति का संख्या कितना है। इससे फायदा क्या होगा कि गवर्नमेंट अब जो नीति बनाएगी, सरकार जब नीति बनाएगी, पॉलिसी बनाएगी कि कौन सा जाति पिछड़ा है, कौन सा जाति अगड़ा है, किस जाति का हेल्थ इशू है, किस जाति में हेल्थ इशू नहीं है, किस जाति का शिक्षा में क्या स्थिति है, किस जाति में शिक्षा की स्थिति खराब है, बदतर है, अच्छा है, वो सब देखकर वो उन जातियों के लिए पॉलिसी बनाएगी, जिससे क्या होगा? राज्य का सर्वांगीण विकास होगा, है ना। उसका मिसयूज भी बहुत लोग कर सकते हैं, बहुत लोग आरोप भी लगाते हैं कि उसका मिसयूज होगा, वो अलग बात है। हमें पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, इसे अलग अलग जातियों का क्या आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति है, उसका आकलन सही होगा। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं एग्जाम के पर्पज से। क्या हुआ? तो बिहार का जाति जनगणना तो ये हुआ है आपका 7 तारीख से काम शुरू हुआ, 7 जनवरी। हो सकता है एग्जाम में पूछ दे, 7 जनवरी काम शुरू हुआ, अगस्त में पूरा, अगस्त में क्या हुआ? पूरा हो गया। और रिपोर्ट कब आया? रिपोर्ट आया 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को रिपोर्ट आया। ये दोनों फैक्ट को आप याद रखेंगे, आने वाले एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, चाहे दाएं से पूछे, बाएं से पूछे, ऊपर से पूछे, नीचे से पूछे, जैसा भी पूछे, लेकिन ये घुमाकर क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा। इस टॉपिक को आप अच्छा से कर लीजिएगा, खासकर बिहार एसएससी का स्टूडेंट के लिए बोल रहे हैं कि उसमें ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। इसलिए इस पर हम अलग से टॉपिक पर, इस टॉपिक पर अलग से हम वीडियो ही बना देंगे, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर टॉपिक है। इसको हम छोटा पैमाने पर लेकर नहीं चल सकते हैं, इसको बस अभी बता दे रहे हैं फैक्ट के पर्पज से, लेकिन इसको हम अलग से वीडियो ही बनाएंगे जाति जनगणना पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नौसेना के लिए 5 फ्लीट सपोर्ट शिप के निर्माण हेतु हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ अनुबंध। देखिए, जो नौसेना होता है उसका कार्य क्या है कि जल, जो हम लोग का जल का सीमा है, जलीय सीमा है, उसका रक्षा करना, यही है नौसेना का काम। भारत सरकार नौसेना को सशक्त करना चाह रही है, अपना जलीय सीमा को सुरक्षित करना चाह रही है। इसके लिए क्या हो रहा है कि अभी रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ समझौता किया है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ है? विशाखापट्टनम में। क्या करता है कि वो पानी का जहाज बनाता है, युद्धपोत का निर्माण करता है ना। उसके साथ समझौता किया है और समझौता के तहत 5 फ्लीट सपोर्ट शिप का निर्माण करने का आदेश दिया है या अनुबंध किया है ना। तो ये क्या होता है आपको बताते हैं, चलिए समझते पहले। देखिए, फ्लीट सपोर्ट शिप समझते हैं। मान लीजिए भारत है, ये भारत का क्या है? जलीय सीमा है, ठीक है। इस पर तरह तरह का युद्धपोत चल रहा है, हम लोग का युद्धपोत चल रहा है ना, युद्धपोत चल रहा है। ये सब क्या कर रहा है? ये सब युद्धपोत क्या कर रहा है कि हम लोग का सीमा का रक्षा कर रहा है। लेकिन इस युद्धपोत में जितने भी सेना है, जितने भी अधिकारी हैं, जितना भी कर्मचारी हैं, ठीक है, जितने भी कर्मचारी हैं,
उन लोगों को क्या चाहिए? उन लोगों को खाना पीना, मेडिसिन, या फिर ये युद्ध पोत है तो उसको युद्ध गोला बारूद चाहिए, पीने के लिए स्वच्छ पानी चाहिए, ये सब चाहिए, तभी तो युद्ध करता रहेगा ये। तो पहले होता था क्या था, या फिर जनरली होता क्या है कि इन लोगों का अगर गोला बारूद घट गया तो फिर से वापस कहाँ आना पड़ता था? सीमा पर आना पड़ता था, और सीमा पर आकर फिर से पूरा अपना लोड करता था और फिर वापस जाता था। सबके साथ यही कहानी था। तो इससे क्या होता कि इसका पूर्णतः क्षमता जो था यूज नहीं हो पाता था, है ना। अब क्या किया गया कि 5 फ्लीट सपोर्ट शिप, ये जो शिप लाया जा रहा है, 5 सपोर्ट शिप बनाया जा रहा है, ये इसका सपोर्टिंग के लिए रहेगा। युद्ध करने के लिए इसका उद्देश्य नहीं है, ये युद्ध नहीं करेगा। ये क्या करेगा कि गोला बारूद घट गया किसी को तो जाके गोला बारूद पहुंचा दिया, पानी घट गया तो पानी पहुंचा दिया, मेडिसिन चाहिए मेडिसिन पहुंचा दिया, और भी किसी तरह की जरूरत चाहिए वो जरूरत को पूरा कर देगा। और इस जहाज को, जो मेन युद्ध में लगा हुआ जहाज है या सुरक्षा में लगा हुआ जहाज है, उसको बार बार सीमा पर आने की जरूरत नहीं है और अपना वो काम भली भांति कर सकता है। ये सपोर्ट जहाज होगा। सपोर्ट फ्लीट का मतलब क्या होता है? फ्लीट का मतलब जहाजी बेड़ा। फ्लीट का मतलब जहाजी बेड़ा होता है इंग्लिश में, हिंदी में फ्लीट, हिंदी में जहाजी बेड़ा। उसको सपोर्ट करने के लिए शिप है, ये सब सपोर्टिंग शिप है, ठीक है ना। तो समझ गए हमें, ये सब सपोर्टिंग शिप है। जैसे होता है ना कि क्रिकेट मैच चल रहा है, उसमें क्या होता है, किसी को पानी पीना है क्रिकेटर को, तो दौड़ के पानी पहुंचाने जा रहा है कोई, है ना। किसी को मान लीजिए बैट टूट गया, चाहे बैट कुछ बदलना चाह रहा है, तो कोई आएगा दूसरा टीम से, वो दौड़ के आएगा और जाके बैट दे देगा। तो क्या कर रहा है, ऐसा तो नहीं ना है कि जो खिलाड़ी वही दौड़ के जा रहा है, बैट बदल के आ रहा है, वही दौड़ के जा रहा है, पानी पीने जा रहा है ना, वही दौड़ के जा रहा है, कुछ काम पड़ गया तो वो करने जा रहा है, नहीं। उसके लिए एक सपोर्टिंग स्टाफ रहता है, दौड़ दौड़ के वो काम करता है, मैदान में आता है, काम करके चल जाता है। बस समझ जाइए वही है ये लोग क्रिकेट खेल रहा है ना, और ये जाके इसका सपोर्ट कर रहा है, जो कि सामान घट रहा है जाके फटाफट पहुंचा रहा है, यानी अपना युद्ध में ही लगा हुआ है या सुरक्षा में लगा हुआ है, और ये अपना ये काम जाके करेगा। इसका मुख्य कार्य यही है। ये रक्षा मंत्रालय ने इसके साथ समझौता किया, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का समझौता किया कि 5 फ्लीट सपोर्ट शिप बना दो, क्लियर। और ये मेक इन इंडिया होगा, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत होगा। इससे क्या होगा, ये शिप स्वदेशीकरण के आधार पर बनेगा, ये स्वदेशी शिप होगा। ये मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट का जो मांग है, जो डिमांड है, वो भी पूरा करेगा। मेक इन इंडिया के तहत ये बन रहा है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखिए, राजस्थान अब 50 जिलों वाला राज्य बन गया। राजस्थान के लोगों का बहुत दिनों से मांग था कि उनको जरूरत के हिसाब से और अधिक जिलों का निर्माण और अधिक जिलों का गठन किया जाए, ताकि उनका कार्य में सहूलियत हो सके, है ना। बहुत दिनों से मांग था। तो उस मांग को मानते हुए वहाँ के सरकार ने 19 नए जिलों का निर्माण किया है। 19 नए जिलों का निर्माण किया है। इससे क्या हो गया कि राजस्थान अब 50 जिलों वाला राज्य बन चुका है। 50 जिला वाला राज्य बन गया, यानी राजस्थान में अब कितना संख्या हुआ जिलों का? राजस्थान में कितना? 50 जिला हो गया है, ठीक है ना। 50 जिला हो गया है राजस्थान में, 50 जिला हो गया। और सबसे अधिक जिला कौन है देश में? सबसे अधिक जिला वाला राज्य यूपी है। यूपी है ना, 75 है। उसका एमपी है, 52 है। उसका राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान, इसका कितना है? 50। यानी देखा जाए तो ये तीसरा नंबर का रैंकिंग में हो जाएगा, सबसे अधिक जिले वाला राज्य, ठीक है ना। 50 जिलों के साथ ये तीसरा नंबर पर पहुंच गया, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जो सभी भाषाओं में केरल का नाम केरलम करने हेतु आग्रह प्रस्ताव केरल विधानसभा में पारित। विधानसभा ने, केरल के विधानसभा ने अभी सर्वसम्मति से, केरल के विधानसभा ने अभी सर्वसम्मति से केरल का नाम, जो केरल राज्य है, केरल का नाम केरलम करने का जो प्रस्ताव है उसको पारित कर दिया।
मतलब केरल चाह रहा है कि उसके राज्य का नाम केरलम कर दिया जाए, उसको केरल नहीं कहा जाए, केरलम कहा जाए। और सर्वसम्मति से प्रस्ताव भी पारित हो चुका है ना। तो इससे क्या हुआ, अब इससे मतलब सर्वसम्मति से कहने का मतलब क्या हो गया, वहाँ पक्ष विपक्ष ऑलमोस्ट सब तैयार हैं, इसका नाम केरलम कर दिया जाए। तब तो तैयार हो गए, विधानसभाओं का रेडी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन केंद्र सरकार से विधानसभा ने, यानी केरल के विधानसभा ने आग्रह किया है, रिक्वेस्ट किया है, मांग किया है कि आप प्रथम अनुसूची में, जो संविधान का प्रथम अनुसूची है और संविधान का 8वीं अनुसूची में केरल का नाम केरलम कर दीजिए। मतलब प्रथम अनुसूची में जो राज्यों का नाम दिया गया है, प्रथम अनुसूची में तो राज्यों का नाम दिया गया भारत का, तो उसमें भारत में जो राज्यों का नाम दिया गया है उसमें केरल का नाम केरलम कर दीजिए। और दूसरा 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है, तो 22 भाषाओं में भी केरल का नाम केरलम कहा जाए, ना कि केरल के नाम से उसको उल्लेख किया जाए, उसको प्रोनाउंसिएट किया जाए, केरलम कहा जाए। तो बस यही है, सभी भाषाओं में केरल का नाम केरलम करने हैं, तो आग्रह प्रस्ताव केरल विधानसभा में पारित। बस यही था। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, केरलम जब हो जाएगा ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अभी तो लग रहा है कि केरल से केरलम बन जाएगा, लेकिन एग्जाम में केरलम के साथ साथ कुछ उसी से मिलता जुलता नाम दे देगा, तो फिर कन्फ्यूजन होने लगा कि अच्छा केरलम था या तो कुछ और था, है ना, या फिर कुछ भी नाम दे देगा, कुछ संस्कृत टाइप में ही नाम दे देगा, इसी से नाम मिलता जुलता बना के दे देगा, तो आदमी फंस जाता है। तो इन सब बातों को ना याद रखते चलना है, साथ ही साथ चलते रहना। अगर 5-5, 10-10 क्वेश्चन आप रोज करते चलते हैं तो इससे क्या होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका 10 दिन में ही आपका 1 महीना का मैगजीन कंप्लीट हो जाएगा। 10 दिन में, 10-12 दिन में आपको 1 महीना का मैगजीन कंप्लीट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा, और बाकी 15-20 दिन आप रिवाइज उसको अच्छा से कर सकते हैं। तो जनरली देखते हैं, देखिए हम लोग को पता है, हम लोग को पता है कि लोग मैगजीन खरीदते हैं, प्रतियोगिता दर्पण बड़ा शौक से खरीद के लाते हैं, 2-4 बार पलटते हैं, उसके बाद फिर रख देते हैं, फिर वो धूल ही फाँकता है महीना भर। उसमें बहुत कम ही स्टूडेंट होते हैं जो सही में उसको पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं तो शायद उनको पढ़ने का तरीका पता नहीं रहता है, वो पढ़ते हैं, वो समझ नहीं पाते, वो बोर हो जाते हैं और छोड़ देते हैं। और उस मैगजीन का जो महत्व होता है, वो महत्व का जो लाभ है, उस लाभ को नहीं उठा पाते हैं। तो हम बस, मेरा उद्देश्य यही है कि इस मैगजीन को बहुत ही आसान तरीका से बोलचाल का भाषा में आपको समझा दिया जाए। फिर आप जब समझ जाएंगे तो उसका जो बुकिश लैंग्वेज है उसको आपको तुरंत समझ में आने लगेगा, तो इसका आप अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सकते हैं। और सच पूछिए, इस मैगजीन को अगर कवर कर ले तो करंट अफेयर मैक्सिमम बना देगा, क्योंकि अभी भी प्रतियोगिता दर्पण एक ऑथेंटिक करंट अफेयर का मैगजीन है, लोग उस पर विश्वास करते हैं, और उसका मटेरियल बहुत अच्छा होता है, इसीलिए हम इस मैगजीन का चयन किए हैं। तो बस साथ साथ चलते हैं, और हम लोग अगला जो एग्ज़ाम होगा उसमें हम लोग बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले हैं। बस जितना दिया गया है आप उसको होमवर्क के रूप में लीजिए, जितना दिया गया बस उसको पढ़िए, पढ़ने के बाद अपने आप का टेस्ट लीजिए। अभी ऑब्जेक्टिव का भी क्लास लेंगे हम, सबका जितना भी बताएं सबका ऑब्जेक्टिव बता देंगे। पढ़िए, साथ साथ जो भी दिक्कत होगा इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, जितना संभव होगा हम आपका सपोर्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।